हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति का यूनिट 2 का तीसरा चैप्टर। इससे पहले यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 का तीसरा चैप्टर, जो हमारा है भारत और यूरोपियन यूनियन। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं विस्तार से। एक बार आप सिलेबस जरूर मैच कर लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं, सेकंड यूनिट के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड यूनिट का तीसरा चैप्टर, भारत और यूरोपीय यूनियन। जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, वहां से आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, एकलव्य स्नातक 1 जाकर के सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी लेक्चर आप एकलव्य स्नातक चैनल पर देखते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाती है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय संघ की, कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और इसकी इसकी उत्पत्ति के जो कारण थे वो क्या थे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। विस्तार से हम समझते हैं कि यूरोपीय संघ आखिर है क्या। तो देखिए, जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर विभिन्न प्रकार के देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, ठीक है। इसी प्रकार से यूरोप है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के अंदर भी विभिन्न प्रकार के देश हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय महाद्वीप के अंदर जितने भी देश थे उनके बीच में आपस में किसी न किसी प्रकार का झगड़ा रहता था। किसी न किसी प्रकार से उन देशों के बीच आपसी तनातनी रहती थी, जिससे क्या हो रहा था कि जो यूरोपीय यूरोपीय महाद्वीप के जो देश थे उनका विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा था। आपसी उनका व्यापार अच्छे से नहीं हो पा रहा था, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास उनका अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो इसको देखते हुए कुछ देशों ने पहल की कि हम पूरे यूरोप को संगठित करेंगे, पूरे यूरोप को एक यूनियन के माध्यम से संगठित करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आपसी बैर होगा यूरोप पे रहने वाले देशों का वो खत्म होगा और सीमाओं को समाप्त करके हम व्यापार जो है वो खुले प्रकार से कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना की थी। अब यूरोपीय जो संघ था उसको सबसे पहले यूरोपीय समुदाय के रूप में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। समुदाय के रूप में 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था। किस बेस पे स्टार्ट किया गया था कि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के रूप में इसको स्टार्ट स्टार्ट जो है किया गया था। यानी यूरोपीय कोयला और यूरोपीय इस्पात के समुदाय के रूप में सर्वप्रथम यूरोपीय समुदाय को बनाया गया था। शुरुआत में इसमें केवल 6 सदस्य थे, ठीक है, यूरोपीय समुदाय के शुरुआत में 6 सदस्य थे। बाद में जाकर के इसके अंदर काफी सारे सदस्य ऐड हुए और फिर वो यूरोपीय संघ बना। तो स्टार्टिंग में कौन कौन इसके सदस्य थे? बेल्जियम था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, लग्जमबर्ग था और नीदरलैंड। इन 6 देशों ने यूरोपीय समुदाय को स्टार्ट किया था। बाद में जाकर इसके अंदर देश जुड़े, डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जिसके बाद जो है यूरोपीय समुदाय का विस्तार हुआ और बाद में जाकर वो बना यूरोपीय संघ, ईयू, ठीक है, यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय समुदाय मूल रूप से 1973 में विस्तारित होता है, जब डेनमार्क और आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम इसके भाग बनते हैं। यानी 1973 में जाके इसका विस्तार होता है, जब इसके अंदर ये 3 नए देश जुड़ते हैं और उसके बाद जो है लगभग 27 देश इसके जो है भागीदार बन जाते हैं। यूरोपीय संसद ने 1979 में प्रत्यक्ष रूप से कार्यभार को संभाल लिया था। यानी 1979 में जो यूरोपीय संघ है इसके अंतर्गत यूरोपीय संसद ने अपना कार्यभार यूरोप के लिए पूर्ण रूप से संभाल लिया था। यूरोपीय यूनियन जो है वो 27 देशों का समूह है, ठीक है। आज के समय की बात करें तो टोटल 27 देशों का समूह है यूरोपीय यूनियन, जिसमें 27 देश कौन से हैं? जो यूरोप महाद्वीप के देश हैं, ठीक है, जो एक सशक्त आर्थिक राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यूरोप के जितने भी देश हैं उनके लिए वो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है। इसके 19 सदस्य जो देश है वो अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिस इसके जो 19 सदस्य देश हैं वो यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूरोप में यूरो चलता है तो वो यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं।
जबकि जो 8 सदस्य देश होते हैं वो है जैसे बुल्गारिया, ठीक है, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, ये जो ये देश हैं, ये 8 देश, ये जो है यूरो का प्रयोग जो है ये नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो ये यूरोपीय यूनियन है, इसके अंतर्गत एक तो यूरोपीय आयोग है, ठीक है, एक है यूरोपीय संघ की परिषद, एक है यूरोपीय संघ की न्याय अदालत, और एक है यूरोपीय केंद्रीय बैंक। तो ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं, अलग संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना रखी है यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत जो काम करती है। और इन संस्थाओं का काम क्या है? इन संस्थाओं का काम है जितने भी यूरोप के जो देश हैं, इसके जो पार्टीशन, जो इसके पार्टिसिपेट देश है, ठीक है, जिन्होंने, जिन देशों ने यूरोपीय यूनियन में भाग ले रखा है, उनके लिए ये सारी जो संस्थाएं हैं ये काम करती हैं। ये सारी संस्थाएं पूरे यूरोप के लिए काम करती हैं। अब देखिए यूरोपीय यूनियन के लक्ष्य क्या है, इसका क्यों निर्माण किया गया, ठीक है। ईयू, अंग्रेजी में ईयू कहते हैं, यूरोपीय यूनियन। इसके क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला लक्ष्य इसका है कि भाई जितने भी यूरोपीय यूनियन के नागरिक हैं, यानी जितने भी यूरोप के नागरिक हैं, उनके लिए शांति स्थापित करना, ठीक है, मूल्य एवं एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना। यानी जितने भी नागरिक यूरोपीय यूनियन के हैं, उनके लिए शांति बनाए रखना, आपस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, उनके मूल्यों को बनाए रखना, और उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करना ईयू का काम है। किसका? यूरोपीय यूनियन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्र सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना, यानी जितने भी यूरोपीय यूनियन के अंदर देश हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को तोड़ते हुए, उन सीमाओं को ना मानते हुए सभी देश मिल करके एक दूसरे के लिए स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करते हैं। ये काम किसका है? यूरोपीय यूनियन का है। यह सतत विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि एवं मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बाजार अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय सुरक्षा पर आधारित है। तो यूं कह सकते हो आप कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है ये यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन के सभी नागरिकों के लिए, जिसमें उनका आर्थिक विकास भी आ जाता है, ठीक है, सांस्कृतिक विकास भी आ जाता है, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं ये, और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण की जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, उसको भी ये लोग मिलकर के काम करते हैं उस पर। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण करना, ये भी इनका मूल कर्तव्य है, मूल लक्ष्य है। यानी जो जो भी सामाजिक विकृति है उसको हटाना है, जो भी भेदभाव पूर्ण नीति है उसको हटाना है, उसका विरोध करना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए जो ईयू के लक्ष्य बनाए गए हैं, इनको ये प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी की प्रगति को बढ़ावा देना, ठीक है, जो भी यूरोपीय यूनियन के दो देश हैं, जो जुड़े हुए जो देश है, उनके लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। ईयू देशों के मध्य, यानी यूरोपीय यूनियन के देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ाना। यानी जितने भी देश ईयू के भागीदार हैं, जितने भी देश जो यूरोपीय यूनियन है उसके पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें, ठीक है, उनके बीच आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता को बनाए रखना है। यानी आपस में क्या है कि जितने भी देश यूरोपीय यूनियन में हैं, ये अपनी सीमाओं को खत्म करके, ठीक है, सीमाओं को खत्म करके एक दूसरे के साथ मिल करके, एकजुट रह करके कार्य करते हैं, पूरे यूरोप को एक साथ लेकर के कार्य करते हैं, पूरे यूरोप का विकास करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना, यानी यूरोप के अंदर जो भाषाई विविधता है, जो उसकी संस्कृति है, उसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सारे लक्ष्य किसके निर्धारित किए गए हैं? यूरोपीय यूनियन के, ठीक है, यूरोपीय यूनियन के सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो है। तो ये सभी लक्ष्य हैं यूरोपीय यूनियन के। जो भी यूरोप के इस यूनियन के जो सदस्य देश हैं, उनका किस प्रकार से विकास करना है, ये सभी लक्ष्य जो है उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ, ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच किस प्रकार के संबंध है, और भविष्य में भारत और यूरोपीय यूरोपीय संघ जो है, इसके इसके क्या बेनिफिट है भारत के लिए। तो देखिए, भारत यूरोपीय संघ के संबंधों की शुरुआत जो है वो 1960 से हो गई थी, ठीक है। 1960 से भारत जो है यूरोपीय संघ के साथ, यूरोप के देशों के साथ मिलकर के काम करना जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले प्राथमिक देशों में से भारत एक था। यानी राजनीतिक
और आर्थिक संबंध जो भारत ने बनाए थे 1962 में यूरोपीय संघ के साथ, ऐसा करने वाला प्रथम देश भारत था। ठीक है, यूरोपीय संघ भारत के साथ शांति का समर्थन करता है, रोजगार सृजन, लाभकारी विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, सतत विकास की गति को बढ़ावा देने में सहयोग देता है। तो ये सभी काम किसके हैं? यूरोपीय संघ के, भारत के लिए। पहला जो भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन था, ठीक है, वो हुआ था 28 जून 2000 को लिस्बन में। ठीक है, लिस्बन में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2000 में, जहां पर जो है भारत और यूरोपीय संघ एक साथ मिलकर के एक मंच पर आए थे, जिसने संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। यानी यूरोपीय संघ और भारत के बीच जो राजनीतिक आर्थिक जो संबंध बने थे, उसको एक नया मोड़ दिया गया जब पहला शिखर सम्मेलन हुआ भारत और यूरोपीय संघ के बीच 28 जून सन 2000 को। तब से भारत और यूरोपीय संघ के अब तक जो है 14 द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, यानी 2000 से लेकर अब तक लगभग 14 द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन भारत और यूरोपीय संघ के हो चुके हैं। 2004 में हेंग में आयोजित पांचवें भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड जो है वो किया गया था। ठीक है, 2004 में क्या किया गया था कि भाई जो रणनीति बनाई जाएगी उसको अपग्रेड किया जाए, किस प्रकार से तकनीकी का विकास करना है, किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का विकास करना है। तो इस रणनीति को जो है अपग्रेड किया गया 2004 में, जब पांचवा शिखर सम्मेलन हुआ भारत और यूरोपीय संघ का। 14वां शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में हुआ था, किसका? भारत और यूरोपीय संघ का। अब देखिए, भारत 2013 में 72.7 मिलियन यूरो के कुल व्यापार के साथ इसका 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। किसका? यूरोपीय संघ का। ठीक है, यूरोपीय संघ का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है 72.7 मिलियन यूरो के कुल व्यापार के साथ। और जो यूरोपीय संघ है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, जिसका 2020 में 62.8 यूरो बिलियन का व्यापार रहा था भारत के साथ। ठीक है, तो यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है 2020 में, और 2013 में भारत 72.7 मिलियन यूरो के कुल व्यापार के साथ इसका 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत और यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिक परिषद, देखिए एक परिषद का निर्माण किया गया भारतीय यूरोपीय संघ के बीच, जिसका नाम रखा गया टीटीसी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं टीटीसी, हिंदी में कहते हैं इसे व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है, हिंदी में इसे ये कहते हैं, तो आप अंग्रेजी में आसानी से समझ पाएंगे टीटीसी। तो टीटीसी का गठन किया गया भारत और यूरोपीय संघ के बीच। अब टीटीसी का काम क्या था? देखिए, टीटीसी के गठन की घोषणा जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा 2022 में व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा गठजोड़ के साथ रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय मंच बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। यानी व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के गठजोड़ में जो रणनीतियां बनाई जाए, किस प्रकार की नीतियों का निर्माण एक दूसरे के प्रति रखना है, किस प्रकार की नीतियों के निर्माण से हम अपना विकास कर सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए टीटीसी का निर्माण जो है वो किया गया था। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा टीटीसी का निर्माण जो है किया गया था। भारत और यूरोपीय संघ के बीच नियमित उच्च स्तरीय जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए टीटीसी की मंत्री स्तरीय बैठकें वार्षिक तौर पर आयोजित की जाती हैं। अब इस टीटीसी में होता क्या है कि जो भी विदेश मंत्री होते हैं, ठीक है, जो भी विदेश मंत्री हैं या जो भी मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी क्या है, हर साल एक बैठक होती है जिसमें भारत के विदेश मंत्री होते हैं। ठीक है, भारत के जो जितने भी जो इस टीटीसी में पार्टिसिपेट करने वाले मंत्री हैं वो होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, और उधर से होते हैं कौन? जो यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री है, यूरोपीय संघ के उच्च अधिकारी है। इन मंत्रियों की आपस में बैठकें होती है हर साल। इन बैठकों में निर्णय लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती है कि भाई किस प्रकार की नीतियां एक दूसरे से व्यापार के प्रति रखनी है, किन नीतियों से फायदा हो सकता है, और विभिन्न प्रकार के समझौतों पे हस्ताक्षर भी इन मीटिंग के दौरान जो है किए जाते हैं। टीटीसी ना केवल मार्गदर्शन का कार्य करता है, टीटीसी देखिए टीटीसी मार्गदर्शन तो करता ही है,
उसके साथ साथ बल्कि राजनीतिक निर्णयों को प्रभावी तरीके से लागू करने, तकनीकी प्रयासों का समन्वय करने और राजनीतिक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संरचना भी प्रदान करता है। यानी टीटीसी का जो मेन काम है वो क्या है कि एक तो संरक्षण प्रदान करना, मार्गदर्शन करना, दोनों दोनों के लिए, भारत के लिए भी, यूरोपीय संघ के लिए भी, ठीक है, और ना केवल अ, आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, बल्कि राजनीतिक रूप से भी जवाबदेही बनाता है किसको? भारत और यूरोपीय संघ को। टीटीसी यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है। यानी भारत और यूरोप के बीच किस प्रकार से व्यापार आगे बढ़ सके, किस प्रकार से व्यापार जो है वो तरक्की कर सके, अत्यधिक व्यापार एक दूसरे के प्रति हो सके, इसका काम भी टीटीसी करता है। वर्ष 2022 में 120 बिलियन यूरो मूल्य की वस्तुओं के साथ ऐतिहासिक उच्च स्तर पर जो है इनका व्यापार रहा था। ठीक है, 120 बिलियन यूरो मूल्य की वस्तुओं के साथ, ठीक है, वस्तुओं के साथ ऐतिहासिक उच्च स्तर पर व्यापार रहा। और 2022 में 17 बिलियन यूरो के डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के साथ इन दोनों का व्यापार जो है वो रहा था। यानी हाल ही में अगर आप हाल ही में देखो तो आप काफी उच्च स्तर पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार जो है वो होता आया है। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में और भी जो संबंध है भारत और यूरोपीय संघ के, वो अच्छे देखने को मिलेंगे, और व्यापार की दृष्टि से, तकनीकी की दृष्टि से भारत और यूरोपीय संघ जो है वो आपस में मिलकर के तरक्की करेंगे। तो ये चैप्टर, हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।